मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12th इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 13 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको बताया मोनोपोली क्या है, मीन्स एक अधिकार, मार्केट क्या होती है, उसकी फीचर्स क्या होती हैं और उसके अराइज होने के क्या कारण हैं। उसके बाद बताया आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एक अधिकारी प्रतियोगिता क्या है, उसकी फीचर्स क्या हैं। और आज जो आपको थर्ड मार्केट हम जो बताएंगे वो है परफेक्ट कंपटीशन, यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज ए मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्ट। यानी एक ऐसा बाजार होता है जहां पर किसी समरूप वस्तु के बहुत से क्रेता और विक्रेता होते हैं। एंड ऑल द प्रोड्यूसर प्रोड्यूस होमोजीनियस प्रोडक्ट, और सभी उत्पादक जो है समरूप वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ ईच और एवरी प्रोड्यूसर, यानी प्रत्येक जो उत्पादक का उत्पादन है, इज होमोजीनियस इन कलर, शेप, टेस्ट, पैकिंग एक्सेट्रा। रंग, रूप, आकार, प्रकृति आदि में समान या समरूप होता है। इन दिस मार्केट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स ऑफ ए गुड। इस बाजार में किसी वस्तु की जो फर्में होती हैं वो बहुत अधिक संख्या में होती हैं। प्राइस ऑफ गुड्स इज डिटरमाइंड बाय इंडस्ट्री, और वस्तु की कीमत का निर्धारण उद्योग द्वारा किया जाता है। एंड ऑल फर्म्स आर प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर। उद्योग कीमत निर्धारक होता है और सभी फर्में कीमत स्वीकारक होती है। तो इसके बाद बात करते हैं हम पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं। फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। सबसे पहली फीचर है लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स और सेलर्स, फर्मों या विक्रेताओं की अधिक संख्या। तो स्टार्ट करते हैं। अंडर परफेक्ट कंपटीशन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स और सेलर्स। फर्मों और सेलर्स की संख्या बहुत अधिक होती है। द नंबर ऑफ फर्म्स और सेलर्स सो लार्ज, फर्मों और सेलर्स की संख्या इतनी अधिक होती है दैट नो एनी सिंगल सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस मार्केट प्राइस, कि कोई भी एक सिंगल सेलर जो है बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है। ठीक है। और ऑल सेलर्स सेल हिज प्रोडक्ट एट दैट प्राइस विच इज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री, और सभी उत्पादक उस कीमत पर अपना उत्पादन बेचते हैं जो इंडस्ट्री द्वारा तय किया गया है। इसके बाद जो सेकंड फीचर है वो है आपकी क्रेताओं की अधिक संख्या, यानी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, सेकंड फीचर। तो अंडर परफेक्ट कंपटीशन द नंबर ऑफ बायर्स आर ऑल्सो लार्ज। परफेक्ट कंपटीशन इन पूर्ण प्रतियोगिता में बायर्स की यानी क्रेताओं की संख्या भी बहुत अधिक होती है। ठीक है। नो एनी सिंगल बायर ऑल्सो कैन नॉट इन्फ्लुएंस मार्केट प्राइस, और कोई क्रेता भी जो है वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। अब ये बात आती है कि एक क्रेता प्रभावित नहीं कर सकता, विक्रेता प्रभावित नहीं कर सकता, इसका मतलब समझिए जरा। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन में किसी वस्तु के जो बायर्स होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। ये तो हमने आपको बताया कि सभी मार्केटों में बायर्स की संख्या ज्यादा होती है। अब एक बायर किसी वस्तु की कीमत को कब प्रभावित कर सकता है? एक बायर वस्तु की कीमत को उस कंडीशन में प्रभावित कर सकता है जब वो मार्केट का बहुत बड़ा भाग स्वयं खरीद ले। मान लीजिए कि देखिए, हम सब लोग आलू यूज करते हैं, पोटैटो मार्केट से लाते हैं। अब मान लीजिए किसी दिन
कीमत थोड़ी ज्यादा मिलती है और उस दिन गुस्से के कारण हम वस्तु को नहीं खरीदते, आलू को नहीं खरीदते गुस्से में आके कि भाई आज हम आलू नहीं खरीदेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आलू नहीं खरीदेंगे तो मार्केट में आलू बिकना बंद हो जाएगा, या आप जब तक आलू नहीं खरीदेंगे आलू की कीमतें डाउन होती जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। ऐसा केवल कब हो सकता है, मान लीजिए मार्केट में आता है 1000 क्विंटल आलू और आप 900, 800, 700 क्विंटल आलू अकेले खरीदने की क्षमता रखते हैं, तो उस स्थिति में तो कीमत आप प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन 1, 2, 5, 10, 20 किलो के आधार पर आप कभी भी वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकते। इसके बाद जो थर्ड फीचर है हमारी, एक समान या समरूप वस्तुएं। अंडर परफेक्ट कंपटीशन यानी होमोजेनियस प्रोडक्ट कहते हैं। अंडर परफेक्ट कंपटीशन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्रोड्यूसर्स, सभी उत्पादकों का जो उत्पाद है, आर होमोजीनियस, समरूप होता है, इन कलर, इन टेस्ट, इन पैकिंग, इन शेप एक्सेट्रा, रंग, रूप, आकार, डिजाइन आदि में एक दूसरे से समान होता है। ठीक है। सो देयर इज नो रीजन टू द कंज्यूमर, इसलिए उपभोक्ता के पास कोई रीजन नहीं होता दैट दे लेफ्ट द फर्स्ट प्रोड्यूसर और सेलर एंड रीच टू सेकंड सेलर, कि वो पहले सेलर को छोड़कर चले जाएं और दूसरे के पास पहुंच जाएं। ठीक है जी। इसलिए बिकॉज ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्ट, जो कि वस्तुएं समरूप होती हैं, सो ए सिंगल प्राइस प्रिवलिंग इन होल मार्केट, इसलिए वस्तु की पूरे बाजार में एक कीमत पाई जाती है। यानी जब मान लीजिए वस्तुएं सेम है, मान लो कोई वस्तु पलवल में भी वही है, दिल्ली में भी वही है और मुंबई में भी वही है, उसी क्वालिटी की है, उसी रंग रूप की है, उतनी ही कीमत की है। ठीक है। तो वस्तु को आप दिल्ली मुंबई से क्यों मंगाएंगे, केवल आप क्या लेकर करेंगे, पलवल से ही खरीदेंगे। ठीक है। इसलिए बिक्री लागत भी इस पर बहुत ना के बराबर आता है, यानी बिक्री सेलिंग कॉस्ट हमें नहीं खर्च करनी पड़ती। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पूर्ण ज्ञान। चौथा पॉइंट जो है यहाँ पूर्ण ज्ञान। अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट सेलर्स एंड बायर्स हैव फुल नॉलेज और मार्केट कंडीशंस। तो बाजार की जो कंडीशंस हैं उनके बारे में सेलर्स और बायर्स को पूरी नॉलेज होती है। सेलर्स नो, ठीक है, सेलर्स नो हु गिव मोर प्राइस ऑफ हिज गुड्स, कि कौन उसकी कीमत की ज्यादा कीमत दे सकता है। एंड बायर्स ऑल्सो नो, ठीक है, दैट विच सेलर्स सेल हिज प्रोडक्ट एट विच प्राइस, यानी कौन सा सेलर अपनी वस्तु को किस कीमत पर बेच रहा है। इसके बाद है फर्मों के प्रवेश और छोड़ने की स्वतंत्रता। देखिए अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एनी न्यू फर्म, कोई भी नई फर्म इजीली एंटर इनटू द इंडस्ट्री, आसानी से इंडस्ट्री में एंटर कर सकती है। एंड एनी ओल्ड फर्म इजीली एग्जिट फ्रॉम द इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री से कोई पुरानी फर्म आसानी से छोड़ सकती है। उनके आने, एग्जिट होने में और यानी प्रवेश करने में, एंटर होने में, एग्जिट होने में किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं होती, कोई बाधा नहीं होती है। इसके बाद है आपका स्वतंत्र निर्णय और प्रतिबंधों का भाव। अंडर परफेक्ट कंपटीशन देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन फर्म्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन क्वांटिटी एंड प्राइस ऑफ आउटपुट, यानी पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों के बीच में वस्तु से संबंधित, कीमत से संबंधित और मात्रा संबंधित किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होता है। सो देयर डिसीजन इज इंडिपेंडेंट, इसलिए उनका निर्णय कैसा होता है, स्वतंत्र होता है। इसके बाद आता है पूर्ण गतिशीलता, यानी परफेक्ट मोबिलिटी। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु बाजार
और साधन बाजार में पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन कमोडिटी मार्केट एंड फैक्टर मार्केट है परफेक्ट मोबिलिटी। इसका मतलब है कि उत्पादन के साधन पूर्णतः गतिशील होते हैं, यानी प्रोडक्शन और फैक्टर जो है फुल मोबिलिटी होती है उनमें। एक क्रेता उसी फर्म से वस्तुएं खरीदेगा, एक बायर बाय गुड्स फ्रॉम दैट फर्म वेयर ही गेट लो प्राइस, जहां से उसे कम कीमत पर मिले। लाइक इट ए फैक्टर rendering their service to that place where he get maximum reward। और इसी तरह एक साधन भी अपनी जो है सेवाएं वहां उस स्थान पर बेचेगा जहां उसे अधिकतम आय या रिवेन्यू प्राप्त हो सके। इसके बाद बात करते हैं अतिरिक्त यातायात लागत का अभाव, यानी नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। परफेक्ट कंपटीशन की स्थिति में, अंडर परफेक्ट कंपटीशन सिचुएशन, देयर इज नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बियर बाय द फर्म के द्वारा कोई एक्स्ट्रा जो है अतिरिक्त यातायात लागत सहन नहीं करनी पड़ती। ऐसा क्यों होता है? देखिए, आप ही जानते हैं कि सभी जगह, चाहे दिल्ली है, मुंबई है, पनवेल है, सब जगह वस्तुएं सेम है, वस्तुओं की कीमत सेम है। तो आप दिल्ली से क्यों लाएंगे? आप देखते हैं आज अगर हम वस्तुएं दिल्ली से लाते हैं तो उसके पीछे रीजन 2-3 होते हैं। एक रीजन ये हो सकता है कि वहां सस्ती मिलती है जी, दूसरा रीजन हो सकता है कि वहां क्वालिटी अच्छी होती है। लेकिन हमने तो ये कहा कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में वस्तुएं सेम होती हैं और उनकी प्राइस भी सेम होते हैं। जो प्राइस जो दिल्ली में है वही पलवल में है, जो मुंबई में है वही दिल्ली में और पलवल में है। तो हम दिल्ली या मुंबई से क्यों खरीदेंगे? इसलिए नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बियर बाय द फर्म्स। ठीक है। इसके बाद लास्ट जो है वो 9th है, और ये है समान औसत और सीमांत आगम, यानी इक्वल एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू। अंडर परफेक्ट कंपटीशन एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू आर इक्वल टू ईच अदर एंड एवरेज रिवेन्यू कर्व एंड मार्जिनल रिवेन्यू कर्व इज ए हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ओ एक्स अक्ष। ओ एक्स अक्ष के समांतर सीधी रेखा होती है। इसमें आपको बताया भाई एवरेज रिवेन्यू क्या है। एवरेज रिवेन्यू इज पर एवरेज रिवेन्यू इज द रिवेन्यू पर यूनिट सोल्ड, और मार्जिनल रिवेन्यू इज रिवेन्यू ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट, यानी अतिरिक्त जो यूनिट को बेचने से जो रेवेन्यू प्राप्त होती है वो जो है मार्जिनल रेवेन्यू। अब इसके साथ ही इसका फिगर आपको दिखाना चाहेंगे, ARMR का फिगर नंबर 1 देखिए। आप यहां देख रहे हैं कि ARMR जो है बराबर है। मान लीजिए आपने 1 क्वांटिटी ली थी तो 5 रखा, 2 पर भी 5 होगा, 3 पर भी 5, और AR के जो है कोरस्पॉन्डिंग MR भी आता है। ARMR की शेप ये होती है। अगर आपको पूछा जाए कि परफेक्ट कंपटीशन में ARMR बनाए बताइए तो ये पैरा आप लिख के बता सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि शुद्ध प्रतियोगिता और पूर्ण प्रतियोगिता, ये कंसेप्ट है। देखिए, एक होती है प्योर परफेक्ट कंपटीशन, और प्योर कंपटीशन, एक होता है परफेक्ट कंपटीशन। जो शुद्ध प्रतियोगिता यानी प्योर कंपटीशन की जो कंसेप्ट है वो एक अर्थशास्त्री हुए प्रोफेसर चेम्बरलिन। क्या नाम था? प्रोफेसर चेम्बरलिन। तो इस कंसेप्ट को, शुद्ध प्रतियोगिता का जो कंसेप्ट था, इसको प्रोफेसर चेम्बरलिन ने जो है एक्सप्लेन किया। तो उनका क्या कहना है कि प्रोफेसर चेम्बरलिन के अनुसार शुद्ध प्रतियोगिता बाजार की वह दशा है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर चेम्बरलिन, प्योर कंपटीशन इज दैट कंडीशन ऑफ मार्केट इन विच देयर कंडीशंस आर फाउंड, जिसमें निम्न शर्तें पाई जाती हैं। क्या क्या? क्रेता और विक्रेताओं की संख्या, नंबर ऑफ सेलर एंड बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर, होमोजीनियस प्रोडक्ट, और फ्रीडम टू एंट्री और एग्जिट, और फ्रीडम टू जो है डिसीजन या इंडिपेंडेंट डिसीजन आप कह सकते हैं। ठीक है।
तो आपने देखा उसकी 9 विशेषताएं, हाँ 9 को हम 8 पढ़ते हैं, यानी परफेक्ट कंपटीशन की 8 विशेषताएं होती हैं, जबकि शुद्ध प्रतियोगिता प्योर कंपटीशन की केवल 4 विशेषताएं हैं। अब कहें जी 9 पढ़ाई है, तो देखिए एक जो फीचर होती है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, 2 बना दी इन्होंने, फर्स्ट और सेकंड जो है उसको कंबाइन करके अगर हम करते हैं तो ये 8 ही बनती है। ठीक है, इसमें क्योंकि जो है उन दोनों को पहले में कंबाइन कर दिया। तो चैम्बरलिन के अनुसार प्योर कंपटीशन की 4 विशेषताएं हैं, जबकि परफेक्ट कंपटीशन की 8 विशेषताएं होती हैं। प्योर कंपटीशन की 4 विशेषताओं में क्रेता और विक्रेताओं की अधिक संख्या, समरूप वस्तुएं, फर्मों का स्वतंत्र छोड़ना, प्रवेश और छोड़ना, और स्वतंत्र निर्णय, ये 4 को हम शामिल करते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट मार्केट की, और नेक्स्ट जो मार्केट है आपका चौथी मार्केट, वो है ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट में अल्पाधिकार बाजार, तो इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं अल्पाधिकार बाजार क्या है। तो देखना कि यहां से है अल्पाधिकार, ओलिगोपोली इसको इंग्लिश में कह रहे हैं। यह बाजार का वह रूप है जिसमें किसी वस्तु के कुछ ही बड़े विक्रेता और बड़ी संख्या में क्रेता पाए जाते हैं। Oligopoly market is a market situation in which there are some few big sellers and large number of buyers are available in the market. यानी कुछ का मतलब होता है, कल मैंने बताया 2 से ज्यादा और मैक्सिमम 10, 2 से 10 के बीच में सेलर्स होते हैं, लेकिन वो साइज में दे आर लार्ज इन साइज, वो साइज में बड़े होते हैं। साइज में बड़े का मतलब है कि पूरी मार्केट पर उन 8-10 लोगों का ही कब्जा होता है। जैसे कारों के मार्केट पर आप इंडिया में अगर थोड़ा डिस्कस करें तो पूरे बाजार में, पूरे भारत के अंदर 4-5 कंपनियां हैं जो कारें बेचती हैं, तो हर एक का लगभग 20-20, किसी का 20 है, किसी का 30 है, किसी का 25% शेयर है। और अगर इनमें से एक भी बंद हो जाए तो जो है अन्य कारों की सप्लाई पर इफेक्ट पड़ जाएगा। ठीक है, यानी एक भी अगर मार्केट से हट जाए तो इसका इकोनॉमी पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो ओलिगोपोली मार्केट इज ए मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर फ्यू बिग सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, देयर आर interdependency between firms or sellers in this market. There are large interdependency between firms in this market. इस बाजार की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि इस बाजार में जितनी भी फर्में होती हैं उनकी आपस एक दूसरी फर्म पर बहुत ज्यादा निर्भरता पाई जाती है। ठीक है, बिकॉज देयर आर फ्यू सेलर्स, क्योंकि कुछ ही सेलर होते हैं। सो प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी ऑफ वन फर्म इन्फ्लुएंस द प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी ऑफ अदर फर्म। इसलिए एक फर्म की कीमत और उत्पादन नीति दूसरी फर्मों की कीमत और उत्पादन नीति को जो है प्रभावित करती है। ठीक है, इस प्रकार बाजार में देयर इज वेरी टफ और थ्रॉट कट कंपटीशन बिटवीन फर्म्स इन द मार्केट। इसलिए बाजार में जो फर्मों के बीच में गला काट प्रतियोगिता पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल भारत के अंदर मान लीजिए, भारत में ऑटो उत्पादक जो है, ऑटोमोबाइल्स की जो कंपनियां हैं वो लिमिटेड हैं। ठीक है, मारुति, टाटा, फिएट, फोर्ड और जनरल मोटर्स, ये जाने पहचाने ठीक है फेमस ब्रांड हैं जिनकी कारों का उपयोग पूरे भारत के लोग करते हैं। तो ये एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है ओलिगोपोली का। अब ओलिगोपोली की विशेषताएं क्या हैं जी? तो ओलिगोपोली की विशेषताओं में पहली विशेषता हम पढ़ते हैं, तो ध्यान करना, कुछ ही फर्म है। जैसा कि हमने कहा आपको स्टार्टिंग में कि फ्यू फर्म, कुछ ही फर्म है परंतु आकार में बड़ी। मैंने कहा फ्यू बिग फर्म, तो
ओलिगोपॉली मार्केट की सबसे पहली विशेषता होती है कि इसमें कुछ ही फर्में होती हैं जो कि साइज में बहुत बड़ी होती हैं, ठीक है, और बाजार में वस्तु पर अपना प्रभुत्व, अपना जो है अधिकार जमाए रखती हैं। प्रत्येक फर्म का, एवरी फर्म है लार्ज शेयर इन द मार्केट, यानी बाजार के बड़े भाग पर अधिकार होता है, ठीक है। ये वस्तु की बाजार कीमत को प्रभावित कर सकती है। जैसे मान लीजिए, अब देखिए परफेक्ट कंपटीशन और ओलिगोपोली में थोड़ा अगर हम देखें, परफेक्ट कंपटीशन में लाखों फर्में होती थी लेकिन उनका हिस्सा बहुत कम होता था, बहुत कम शेयर। मान लीजिए एक फर्म का शेयर है 0.001%, अगर वो कल को बाजार से हट भी जाए तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता था, लेकिन इसमें है 20%, अगर एक बाजार से हट जाए तो उसका बाजार पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, अर्थात 20% कारें बाजार से हट जाएंगी। इज दैट क्लियर? इसके बाद है सेकंड जो फीचर है आपकी, क्रेताओं की बड़ी संख्या। वस्तुओं के क्रेताओं की संख्या काफी बड़ी होती है, संख्या इतनी बड़ी होती है कोई अकेला क्रेता अपनी मांग के आधार पर वस्तु की बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। अब मैंने बताया था कि मार्केट चाहे कोई भी क्यों ना हो, सभी मार्केटों में नंबर ऑफ बायर्स जो है वो लार्ज होते हैं, तो इसमें भी ज्यादा होती है, और इतनी ज्यादा होती है कोई अकेला बायर अपनी डिमांड के आधार पर वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। इसके बाद है बाधाएं। थर्ड कंसेप्ट जो है आपका वो है बाधाएं। नई फर्मों के प्रवेश के लिए कई बाधाएं या रुकावटें होती हैं, यानी देयर आर सम बैरियर्स टू एंटर ऑफ न्यू फर्म। नई फर्मों के प्रवेश पर बाधाएं होती हैं। ये बाधाएं लगभग उसी प्रकार हैं जैसे एकाधिकार में पाई जाती है, यानी नई फर्मों का प्रवेश करना यदि इम्पॉसिबल नहीं है तो डिफिकल्ट इसमें जरूर है, अर्थात इसमें नई फर्मों के प्रवेश पर कई प्रकार की डिफिकल्टीज आती है। इज दैट क्लियर? इसके बाद बात करते हैं हम अंतर्निर्भरता की ऊंची मात्रा। फोर्थ, तो इस बाजार की एक विशेषता ये होती है कि इसमें कुछ फर्में होती हैं जिनमें इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन फर्म्स के बीच में जो अंतर्निर्भरता है वो उसकी डिग्री, उसकी मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। यानी प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी ऑफ वन फर्म इज इन्फ्लुएंस द प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी ऑफ अदर फर्म। यानी एक जो फर्म की प्राइस और आउटपुट पॉलिसी है वो दूसरी फर्मों की प्राइस और आउटपुट पॉलिसी को प्रभावित करती है। कैसे? देखिए, फ्यू फर्म्स होती हैं। मान लीजिए मारुति ने अपनी वस्तु की कीमत के दाम 10,000 घटा दिए, अपनी जो वस्तु मतलब अपनी गाड़ी जो है, कार की कीमत 10,000 घटा दी, तो या तो फोर्ड्स या अन्य जो गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां उनको भी अपनी कीमतें कम करनी पड़ेंगी, नहीं तो उनका उत्पाद बाजार में नहीं बिक पाएगा। अब आपने देखा जब मारुति ने घटाई तो अन्य का रिएक्शन क्या आएगा? अन्य कंपनियां भी अपने उत्पाद की कीमत को घटाने के लिए मजबूर हो जाएंगी, ठीक है। और मजबूर होने के बाद भी एक चीज और है कि अन्य बाजारों में आप देखते हैं, मान लो मोनोपोली में या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, कि प्रोड्यूसर जब अपनी वस्तु की कीमत घटाता है तो उसकी बिक्री बढ़ती है, इसलिए तो एआर डाउनवर्ड स्लोप्ड होता है। लेकिन इसमें ऐसा श्योर नहीं है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि उत्पादक अपनी कीमत घटा भी दे लेकिन फिर भी उसकी बिक्री ना बढ़े। क्यों? जैसे अभी उदाहरण देते हैं, मारुति ने अपनी कार की कीमत मान लो 10,000 घटा दी, और मान लीजिए फोर्ड वाले ने अपनी कार की कीमत 20,000 घटा दी। तो देखिए मारुति का हाल अगर आप देखेंगे तो मारुति 10,000 घटाने के बाद भी अपनी बिक्री नहीं बढ़ा पाई, क्योंकि फोर्ड ने 20,000 घटा दी। तो बिक्री बढ़ेगी किसकी? मारुति की नहीं, बल्कि उसकी बढ़ेगी जिसने अपना प्राइस ज्यादा रिड्यूस किया, ज्यादा कम किया। इज दैट क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फिफ्थ पॉइंट आपका, फर्म की मांग वक्र को निर्धारित करना संभव नहीं। नो पॉसिबल टू डिटरमाइन फर्म्स डिमांड कर। आपकी किताब में इस तरह लिखा हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट इसको बताता हूं। पहले इसी को पढ़ाते हैं हम कि अंडर ओलिगोपोली मार्केट में जो अल्पाधिकार में फर्म्स जो डिमांड करवाए इज नॉट डिटरमाइंड, उसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता।
इस इट मेन कॉज, इसका मुख्य कारण है कि जो है इट इज डिफिकल्ट टू द मेजर और प्रिडिक्ट हाउ मच द प्राइस इज चेंज, कि यह अनुमान लगाना कठिन होता है कि कीमत में कितना परिवर्तन हुआ है। जब कोई फर्म अपनी कीमत कम करती है तो उस वस्तु की मांग नहीं बढ़ सकती, क्योंकि विरोधी फर्म भी कीमत को कम कर रही है। उसने यही बताया कि इसलिए निर्धारित नहीं किया जा सकता इसमें, क्योंकि जब एक फर्म अपनी कीमत कम करती है तो ये जरूरी नहीं कि उसकी मांग बढ़ जाए, क्योंकि अगर अन्य फर्में भी अपनी कीमत को कम कर रही हैं तो ऐसी स्थिति में ये कोई जरूरी नहीं कि उसकी कीमत कम होने से उसकी मांग बढ़ ही जाए। इज दैट क्लियर? लेकिन हम इसको थोड़ा आपको अलग टाइप से बता देते हैं कई बार, कि देखिए कहीं पूछा भी जा सकता है कि फर्म का जो आपकी ओलिगोपोली फर्म होती है उसके डिमांड कर्व की शेप ये होती है। अभी बताते हैं। देखिए ये डिमांड कर्व की शेप है, इस तरह से। और जो डिमांड कर्व होता है इस तरह कोनेदार होता है। कोनेदार का मतलब है कि पहले ये यूं गिरता है, इस तरह गिरता है, पहले ये इस तरह गिरता है और थोड़ा उसके बाद यूं कोना बनाता है, इस टाइप का होता है। तो इसको ये हमारा वही प्राइस, OY पे प्राइस, यहां क्वांटिटी, ये इसको आप नाम दे सकते हैं ABC। ये जो है ये से, और ये जो B है इसको कहते हैं कोना, इसको वैसे हम कहते हैं किंक शेप्ड। डिमांड कर्व, इसका जो डिमांड कर्व होता है वो किंक शेप्ड होता है। हिंदी में अगर कहें तो हिंदी में लिखेंगे किंक। किंक मीन्स होता है कोनेदार, ये होता है। तो जो है ओलिगोपोली, आपकी बुक में ये फिगर कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन ओलिगोपोली मार्केट की ये जो एक डिमांड कर्व है, ओलिगोपोली मार्केट में जो डिमांड कर्व होता है वो होता है किंक शेप्ड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो इसका AB पार्ट है उस पर तो मांग किलोच इकाई से ज्यादा होती है, लेकिन इससे जो BC पार्ट होता है उस पर मांग किलोच इकाई से कम होती है। ठीक है, यानी ऊपरी जो हिस्सा है, जो ऊपर का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, यहां पर A से B तक मांग किलोच इकाई से ज्यादा लोचदार होगी, आप देख रहे हैं। और B से C तक ये थोड़ा एकदम स्लोप डाउनवर्ड हो रहा है, डाउनवर्ड दौड़ रही है। लेकिन मैंने बताया कि एक सीढ़ी को अगर दीवार से लगाते हैं तो एक सीढ़ी का जो निचला सिरा है वो दूर जाकर जमीन से टच होता है, एक नजदीक जो दूर जाकर टच होगा वो AB पार्ट है। तो इसका मतलब ये AB पार्ट अधिक लोचदार होता है, और जो निचला हिस्सा है BC पार्ट ये लेस लोचदार होता है, कम लोचदार होता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये होता है, देखिए एक चीज और बताता हूं कि मोनोपोली में आपको जो AR और MR कर्व हमने बताए वो इस तरह से थे। मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में AR MR कर्व ये होता है। यानी AR को हमने बताया कि डिमांड कर्व भी कहते हैं, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इस टाइप से बताए। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका AR का इसका मतलब होता है कि अगर जैसे अगर हम सिंगल ही बनाए, यहां ये मान लीजिए ये है AR, ये AR है, सिंगल बनाए तो इसका मतलब हुआ कि अगर प्राइस इतना है तो क्वांटिटी ये होगी, यानी ज्यादा प्राइस पर क्वांटिटी O की होगी। अगर प्राइस कम हो जाए, प्राइस OP 0 हो जाए तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ये एक तरह से, इसलिए इसको डिमांड कर्व कहते थे, AR को इसलिए डिमांड कर्व कहते थे।
यानी मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में केवल उत्पादक प्राइस को कम करके, केवल जो प्रोड्यूसर है वो प्राइस को कम करके जो है क्वांटिटी को बढ़ा सकता है। अगर वो प्राइस बढ़ा देगा तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, ये तो ये इंडिकेट करता है। लेकिन ये इंडिकेट नहीं करता, जो है ये कर्व ये चीज इंडिकेट नहीं करता। क्यों? इसमें आप देखिए, इसमें तो श्योर ही नहीं है। इसमें क्या रीजन होता है? मेनली कोनेदार क्यों होता है, इसका अगर रीजन दे, देखिए अल्पाधिकार की स्थिति में मांग वक्र कोनेदार होता है, किंग शेप का होता है। इसका कारण यह है कि फर्मों की, इस बाजार में फर्मों की एक दूसरे पर निर्भरता अधिक मात्रा में पाई जाती है। अतः यदि एक फर्म अपनी कीमत को कम कर देती है तो यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उसकी बिक्री बढ़ जाएगी, क्योंकि यदि अन्य फर्मों ने अपनी कीमत को पहली फर्म की अपेक्षा ज्यादा कम कर दिया है, इसलिए ये किंग शेप्ड होता है। या इसको हम जो फिफ्थ पॉइंट था आपका कि अनिर्धारणीय मांग वक्र भी कहते हैं। इज दैट क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद जो है छठा पॉइंट आपका आता है व्यापार गुटों का निर्माण। इसमें भी क्या होती है, क्योंकि हमने बताया 2 से ज्यादा 10 तक मैक्सिमम फर्में होती हैं, तो इसमें फर्में आपस में कंपटीशन को टालने के लिए, कंपटीशन को समाप्त करने के लिए समझौता कर लेती है आपस में एक दूसरे से, और उस समझौते को ही व्यापार गुट कहते हैं, यानी कार्टेल कहते हैं। कार्टेल इज ए ग्रुप ऑफ फर्म्स, ठीक है, विच एग्रीड या विच, ठीक है, एग्रीड ईच अदर टू अवॉइड कंपटीशन बिटवीन देम, जो कि एक दूसरे से आपस में जो कंपटीशन है उसको समाप्त करने के लिए सहमत हुई होती है। ठीक है, और अंडर इट ऑल द फर्म्स जो है चूज ए प्राइज लीडर और लीडिंग फर्म, एक फर्म लीडिंग नेता फर्म का चुनाव करती है, लीडर फर्म जो है डिटरमाइन द प्राइज एंड आउटपुट कोटा ऑफ ऑल द फर्म्स। जो लीडिंग फर्म है वो सब फर्मों के लिए जो है आउटपुट और प्राइज कोटा तय करती है, एंड ऑल द फर्म फॉलो द लीडिंग फर्म, और सभी फर्में जो है लीडिंग फर्म को फॉलो करती हैं। इज दैट क्लियर? इसके बाद जो अगला कंसेप्ट है इस चैप्टर का, उस पर हम डिस्कस करते हैं, और अब करते हैं ओलिगोपोली जो है बेटा, वो 2 टाइप्स की होती है। ओलिगोपोली कितनी तरह की होती है? 2 तरह की। एक होती है कोलिसिव ओलिगोपोली और एक होती है नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली। कोलिसिव ओलिगोपोली जो अभी हमने बताया कि जिसमें एग्रीमेंट होता है, एक बार पढ़ते हैं, देखिए। कोलिसिव ओलिगो